बारिश का मौसम है। गांव में जोर से बारिश हो रही है। गलियां कीचड़ से भरी हैं और आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर भी सुरेश अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव में निकल पड़ता है। अरे बारिश हो या तूफान, सुरेश का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल, आज भी गांव में समोसों की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म समोसे सबको पसंद आएंगे। बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे सुरेश, ये समोसे तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा, लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं सुरेश, ये बेकार है। बारिश में समोसे लेना ही गलती थी। अगली बार सूखे और कुरकुरे समोसे लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर समोसे लाऊंगा, जरूर आजमाना। सुरेश दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसके समोसे पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से समोसे कम बिकते हैं। वह थककर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। सुरेश गीला गीला घर लौटता है। उसका कपड़ा बारिश से भीगा हुआ है और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी राधा उसे देखकर चिंतित हो जाती है। अरे सुरेश, ये हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। समोसे बिके कि नहीं? हाँ राधा, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग समोसे खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं, स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही समोसे बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। ये तो परेशानी की बात है सुरेश। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? ठेले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ राधा, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे। शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से समोसे खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। सुरेश और राधा चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों के मन में चिंता की लकीरें हैं। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। सुरेश फिर से अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है, लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि समोसे फिर से गीले होंगे। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे, इतनी मेहनत से समोसे बनाए और अब कोई खाने वाला ही नहीं। वह एक चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता। सुरेश का चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? ही बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है। ये लो, गर्मा गर्म समोसा खाओ और ताकत लाओ। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। ये समोसा बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। आसमान फिर से काले बादलों से घिर जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखे समोसों पर गिरने लगती हैं। सुरेश परेशान हो जाता है। अरे, ये क्या हो गया? फिर से बारिश। अब तो सारे समोसे भीग जाएंगे। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुरानी मोटी बोरी उतारता है, जो उसने बारिश से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। बेटा, परेशान मत हो, ये बोरी ले, इसे अपने ठेले पर डाल दे। इससे तेरे समोसे भीगने से बच जाएंगे।
लेकिन बाबा, अगर मैं ये बोरी ले लूं तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता तू मत कर बेटा, ये बोरी तुझे ज्यादा जरूरी है। ले, रख ले इसे और अपने समोसों को बचा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रह बेटा, अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बारिश में चलना शुरू करता है, लेकिन अचानक वह बारिश के पर्दे में गायब हो जाता है। वह बोरी को और मजबूती से ठेले पर बांधता है। बारिश अब थम चुकी है। एक ग्राहक, जो गांव का एक जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है। अरे सुरेश, तेरा ठेला तो आज भी यही है। मैंने सुना था कि कल तेरे समोसे गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम पूरा ठीक लग रहा है। चल 2 समोसे दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज समोसे बिल्कुल ताजा है, ये लो गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूं, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह सुरेश, ये क्या बात है? ये समोसे तो लाजवाब हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुझे इतना पसंद आया? शुक्रिया, शायद आज का दिन अच्छा है। चल एक और समोसा ले, ये मुझ पर। अरे इतनी उदारता। ठीक है, एक और दे दे। लेकिन सच बताना सुरेश, तूने आज समोसों में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला भाई, शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक समोसे खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से सुरेश के समोसों की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक समोसे खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। सुरेश, ये तो बात हो गई। कल तेरे समोसे गीले थे, लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मेरे पूरे परिवार को ये समोसे खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? 4 और दे दे। अरे इतनी तारीफ, धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़े ही समोसे बचे हैं, जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में सुरेश के सारे समोसे बिक जाते हैं। वह थक गया है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। न जाने उस बूढ़े बाबा की बोरी में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चल घर जाकर राधा को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वह ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है, मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए। सुरेश दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। अरे सुरेश, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, समोसे बिके कि नहीं? कितने बिके? राधा, आज तो कमाल हो गया। सारे समोसे बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट समोसे पहले कभी नहीं खाए। सच में सुरेश, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि समोसे गीले हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। हाँ राधा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में समोसा दे दिया। फिर उन्होंने मुझे एक बोरी दी ताकि बारिश में समोसे गीले न हो। बस उस बोरी से समोसों को ढका और फिर लोग आने लगे। एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। अरे सुरेश, तुमने बूढ़े बाबा को मुफ्त में समोसा दिया, ये तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो बोरी तो बस एक बहाना था, तुम उसका ज्यादा जिक्र मत करो। अपनी मेहनत और दिलेरी पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। हाँ राधा, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, और कल भी ऐसे ही मेहनत करना सुरेश। मुझे यकीन है तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चमकेगा। सुरेश और राधा खुशी से खाना खाते हैं।
घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम फिर से लौट आता है। सुरेश अपने ठेले को तैयार करता है। वह बाजार से एक चमकीली छतरी खरीद लाता है और उसे ठेले पर मजबूती से लगाता है। वह ठेले को धक्का मारकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन समोसे खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे सुरेश, ये क्या बात है? ये समोसे तो पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं है। पहले तो तेरे समोसे खाते ही मन खुश हो जाता था, ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला ना? अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूँ। तेल भी ताजा, आटा भी वही। ये नई छतरी लगाई है ताकि समोसे गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी? पता नहीं सुरेश, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, तभी आएंगे। सुरेश, ये तो निराशा हो गई। मैं तो सुना था कि तेरे समोसे अब पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं, लेकिन आज तो ये बस ठीक ठाक है। पहले तो एक समोसा खाने के बाद दूसरा मांगने का मन करता था। आज क्या हो गया? अरे भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी मेहनत की, वही मसाले, वही तरीका। शायद बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। ये नई छतरी तो अच्छी है, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? तुम बताओ क्या कमी है? बस वो बात नहीं है सुरेश। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, फिर देखते हैं। दिन बीतता है और ठेले पर भीड़ नहीं लगती। सुरेश के ज्यादातर समोसे बिकते नहीं और वह परेशान हो जाता है। वह चौराहे पर ठेला रोककर सोच में डूब जाता है। ये क्या हो गया? छतरी तो बढ़िया है, समोसे गीले भी नहीं हुए, फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। आज अचानक ये क्या हो गया? वो गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे उस बूढ़े बाबा की बोरी याद आती है। पिछले कई दिन उस बोरी को लगाने से समोसे खूब बिक रहे थे और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज छतरी लगाई और सब बिगड़ गया। शायद उस बोरी में कुछ खास बात है। नहीं नहीं, ये तो बस एक बोरी है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। कल फिर से बोरी लगाऊंगा, देखता हूं क्या फर्क पड़ता है। अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझ लूंगा कि कुछ तो बात है। सुरेश तुरंत घर लौटता है, छतरी को हटाता है और फिर से उस बूढ़े बाबा की बोरी को ठेले पर लगाने का फैसला करता है। सुरेश बूढ़े बाबा की बोरी ठेले पर लगाता है। छतरी हटाकर वह ठेला लेकर गांव की गलियों में निकलता है। बोरी समोसों को ढके हुए है। चौराहे पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है, समोसा खाता है और तारीफ करता है। खबर फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग समोसों की तारीफ करते हैं और जल्दी सारे समोसे बिक जाते हैं। सुरेश थका हुआ लेकिन खुश है। ठेला समेटते समय वह बोरी को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वह बोरी को संभाल कर रखता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वह घर के बाहर एक चारपाई पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा है। तभी उसका दोस्त राजू उसके पास आता है। सुरेश भाई, थोड़ा वक्त है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे राजू, बैठ। क्या बात है? चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। बता, क्या हुआ? सुरेश भाई, सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। बाजार में कोई दुकानदार मुझे रखने को तैयार नहीं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा तुमसे बात करूं, शायद तुम अपने ठेले पर मुझे रख लो। थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा, कुछ काम कर लूंगा। राजू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और राधा मिलकर सब संभाल लेते हैं। तुम तो जानते हो, ठेला छोटा सा है और अभी तो बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। समझा भाई। फिर भी सोचा था शायद तुम कुछ मदद कर सको। कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। अरे राजू, टेंशन मत ले। तू मेहनती है, तुझे जल्दी ही कुछ काम मिल जाएगा। बस हिम्मत रख और गांव में इधर उधर पूछता रह।
कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। राजू चुपचाप सिर हिलाता है और निराश होकर चला जाता है। सुरेश उसे जाते हुए देखता है और उसके मन में राजू की परेशानी के लिए थोड़ा दुख होता है, लेकिन वह अपने ठेले के काम में व्यस्त है। राजू अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से बात करता है। सुरेश ने मुझे काम देने से मना कर दिया। कहता है ठेले पे इतना काम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कभी उसके समोसे बेकार हो जाते हैं और कभी एकदम से इतने स्वादिष्ट कि सारा गांव तारीफ करता है। अब तो उसका ठेला रोज चल रहा है। पता नहीं वो क्या जादू करता है। मुझे तो लगता है उसमें कुछ राज है। सच में? फिर तो तुझे पता लगाना चाहिए राजू। शायद उसने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। तू उसका पीछा कर, देख क्या माजरा है। राजू के मन में शक और लालच जागता है। वह सुरेश के ठेले के रहस्य को जानने का फैसला करता है और उस रात वह सुरेश के घर के बाहर चुपके से खड़ा हो जाता है, यह सुनने के लिए कि सुरेश और राधा क्या बात करते हैं। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन सुबह जब सुरेश अपना ठेला तैयार कर रहा था, राजू जबी बोरी को चोरी कर लेता है। राजू अपने घर पहुंच चुका है, बोरी को जमीन पर रखता है। उसकी पत्नी भी वहाँ है। अब देख क्या कमाल दिखाता हो। ये वही बोरी है जो सुरेश को अमीर बना रही है। बोरी बोरी आटा निकाल। कोई जवाब नहीं आता, बोरी शांत पड़ी है। बोरी बोरी सोना निकाल। अरे कैसी बोरी है ये? कुछ भी तो नहीं कर रही, एक पत्थर तक नहीं निकाल सकती। सोना तो दूर की बात। तभी बोरी से ढेर सारे पत्थर निकलते हैं और दोनों पर गिर जाते हैं। दोनों पत्थरों में दबे पड़े हैं। सुरेश को उसकी ईमानदारी और दयालुता का इनाम मिला, जबकि राजू को अपनी चोरी और लालच की सजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों की भलाई करता है, कुदरत खुद उसकी मदद करती है, और जो छल करता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। किसी गांव में एक गरीब कुम्हार लखन अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। वह सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेच कर आता था। मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। उसकी बीवी सरला उसके इस गरीबी से बहुत परेशान रहती थी। सरला हमेशा लखन को कोसा करती थी। दिन भर मेहनत करके मटके बेचने के बाद भी लखन की इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि वो अपना घर अच्छे से चला सके। मटके ले लो मटके, शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। अरे काकी, मटके लेने हैं क्या? अरे नहीं लखन, अभी तो घर पर मटके रखे हुए हैं। हाँ हाँ काकी, कोई बात नहीं। फिर लखन वहाँ से चला जाता है और गांव में घूम घूम कर मटके बेचने लगता है। मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। हर रोज की तरह आज भी लखन के ज्यादा मटके नहीं बिके। अब तो मुझे घर चलना चाहिए। सरला और मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन सरला ने लखन से कहा, अजी आपको कुछ समझ में आता है या नहीं? हमारी बेटी बड़ी हो रही है और आप अभी भी यहाँ घड़े बेचने में लगे हुए हैं। क्या भाग्यवान तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं कोशिश नहीं करता? मुझे पता है आप कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी इस कोशिश से कभी कुछ नहीं होने वाला है। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। कभी सोचा है आपने उसके भविष्य के बारे में? घड़े बेचकर हमारा गुजारा हो जाए वही बहुत है। इससे ज्यादा और मैं कर ही क्या सकता हूँ भाग्यवान। अरे अपने और मेरे बारे में ना सही, लेकिन कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए। ठीक है भाग्यवान, इस बारे में मैं कल बात करता हूँ तुमसे। अगले दिन जब लखन बाजार में मटके बेचने जाता है तो अपनी पत्नी के बातों पर विचार करता है। सरला सही कह रही थी।
मुझे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। उसकी पढ़ाई में वैसे भी काफी देर हो चुकी है। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। उसका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करा देना चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ पैसे जोड़कर रखने होंगे। मटके बेचकर इतनी आमदनी तो हो नहीं पाती, लेकिन इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूं? दिन भर बाजार में घड़े बेचने के बाद शाम को जब लखन घर वापस आता है तो सरला उसे कहती है, अजी सुनिए, आपने अपनी बेटी की भविष्य के बारे में कुछ सोचा या नहीं? उसे पढ़ाना लिखाना है या नहीं? अच्छे से स्कूल में उसका दाखिला कब करेंगे आप? अगर इसी तरह चलता रहा तो वह कभी नहीं पढ़ पाएगी। देखो सरला, मुझे और कोई काम तो मिल नहीं सकता, इसीलिए मैंने सोचा है कि दूसरे गांव में भी जाकर मैं मटके बेचूंगा। यह भी कोई तरीका है भला? आखिर कितने ही मटके बेच पाओगे आप? कुछ तो बेच ही लूंगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा तो वो भी कर लूंगा। अगले दिन से लाखन गांव गांव घूम घूम कर मटके बेचने लगता है। दिन भर गांव में घूम घूम कर मटके बेचने के बाद लखन सोचता है, आज तो बहुत थक गया, लेकिन अभी मुझे गांव के बाजार में भी जाकर मटके बेचना है। इतना कहकर लखन बाजार की ओर बढ़ जाता है। बाजार में पहुंचकर लखन आवाज लगाता है, मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। तभी लखन के पास एक आदमी आता है और कहता है, ऐ सुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मटके बेच रहा हूं, और क्या करूंगा? इससे पूछकर यहाँ तू मटके बेच रहा है। लेकिन भाई, इसमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? ये तो गांव का बाजार है, इसीलिए मैं यहाँ मटके बेच रहा हूं। नहीं, तुम यहाँ मटके नहीं बेच सकते। जाओ और कहीं और जाकर मटके बेचो। लेकिन भाई, मैं तो हर जगह मटके बेचता हूं, लेकिन मुझे आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा। ऐसा थोड़ी ना कोई किसी को भागा सकता है। मैं तो बाजार में मटके बेच रहा हूं, किसी के जगह थोड़ी ना ले रहा हूं। यहां तो कोई भी अपना काम कर सकता है। वह सब मुझे पता नहीं। जाओ और जाकर अपना काम करो। लखन उस आदमी की एक नहीं सुनता और वहीं पर मटके बेचने लगता है। मटके ले लो मटके, शुद्ध मिट्टी से बने हुए मटके। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और लखन मटके बेचने लगता है। लखन मटके बेच ही रहा है कि तभी वह आदमी 2-3 आदमियों को लेकर आ जाता है। देखो भाइयों, ये आदमी यहाँ पर मटके बेच रहा है। जब मैंने इसे मना किया तो बोल रहा कि देखता हूं मुझे कौन रोकता है। इतने आदमियों को देखकर लखन थोड़ा डर जाता है। आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैं तो हमेशा ही मटके बेचता हूँ और मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका। लेकिन आज हम तुझे रुकेंगे। देखता हूं कैसे तू यहाँ मटके बेचता है। भाइयों, मारो इसे। इतना कहकर वह सभी लोग लखन को पिटने लगते हैं। आहारे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी मैं यहाँ पर मटके नहीं बेचूंगा। चल ठीक है, अब अपना ये ठेला उठा और निकल यहाँ से। लखन ने अपना ठेला लिया और वहां से निकल गया। भला ये क्या दादागिरी हुई इनकी? इन लोगों ने तो मुझे बेवजह ही मारा है। अब कल से मैं यहाँ मटके बेचने नहीं आऊंगा। लखन निराश होकर वहीं से थोड़ी दूर पर जाकर बैठ जाता है। बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। बड़ा मारा है मुझे इन लोगों ने। अब तो मैं सच में उधर मटके बेचने नहीं जाऊंगा। तभी लखन के पास मटके देखकर एक साधु उसके पास आते हैं। बेटा, ये मटके किसके हैं? बाबा, ये मेरे मटके हैं, मैं इन्हें बेचने आया हूं। क्यों, क्या हुआ? आप भी मुझे मारने आए हैं क्या? मार लीजिए, इतने लोगों ने तो मुझे मार ही लिया है। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ किसी काम से आया हूँ। भला आपको मुझसे क्या काम है? बेटा, मुझे ये सारे मटके चाहिए। अरे वाह, इतनी मार खाकर क्या मैं मुफ्त में आपको ये मटके दे दूं? नहीं, मुझे ये मटके दूसरे गांव में बेचने हैं।
जिससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और तभी तो मेरा घर चल पाएगा। बेटा, मुझे इन घड़ों की जरूरत है, मगर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूं। क्या ही दे सकते हो आप मुझे? मैं आपको मटके तभी दूंगा जब आपकी चीज मेरे मटकों से ज्यादा कीमती होगी। तभी साधु लखन को अपनी माला देते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम मेरी यह माला रख लो। अरे बाबा, लेकिन ये माला मेरे किस काम की है? बेटा, ये बहुत कीमती माला है। ये माला तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये मटके दे तो दूं, लेकिन ये माला मेरे लिए कोई काम नहीं आई तो? बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। कल मंदिर में पूजा है, उसी पूजा के लिए मैं यह मटके तुमसे लेने आया हूं। अगर यह माला तुम्हारे किसी काम नहीं आई तो तुम मुझे मंदिर में आकर माला लौटाना जाना। बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर साधु लखन को वह माला देकर और मटके लेकर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, काशी माला कीमती हो, क्योंकि वह मटके कम से कम 500 की तो थी। अब यह माला कम से कम 1000 की तो होनी ही चाहिए, नहीं तो मुझे लगा कि मेरा नुकसान हो गया है। घर जाकर लखन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और सरला उसकी बातें सुनकर हंस पड़ती है। मतलब तुम्हें एक साधु बाबा ने कुछ भी कह दिया और तुम मान गए? कितने बड़े मूर्ख हो तुम। अरे भाग्यवान, उन्हें कहा है कि यह माला बहुत कीमती है, और तो और इस माला को रखने से मेरे काम में बहुत तरक्की होगी। उन्हें तो यह भी कहा है कि मैं यह माला उन्हें वापस भी कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम अभी सुनार के पास जाओ और इस माला की कीमत का पता लगाओ। हाँ भाग्यवान, मैं अभी सोनार के पास जाकर पता लगाता हूँ कि यह माला कितने की है। माला को लेकर लाखन गांव के सुनार के पास जाता है। माला को देखकर सुनार उसे कहता है, बड़ी ही कीमती माला है, कोई भी इसकी अच्छी खासी कीमत दे सकता है। चाहो तो ये माला तुम मुझे बेच सकते हो। क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस माला में? यह माला कीमती मोतियों की बनी हुई है, इसलिए यह माला की तुम्हें अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम चाहो तो यह माला मुझे बेच सकते हो। नहीं, पहले मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। वो हाँ करेगी तभी बेचूंगा। ठीक है, तुम एक बार अपनी पत्नी से पूछ लो। लखन घर आकर सरला को सारी बात बताता है। अरे भाग्यवान, ये तो बहुत कीमती माला है, लेकिन मुझे लगता है हमें इसे नहीं बेचना चाहिए। ये क्या तुम गोल गोल बातें करने लगे? अगर ये माला हम नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? जाओ और इसे बेचकर रुपये लेकर आओ। साधु ने भी यह माला देते हुए मुझे कहा था कि यह माला बहुत पुरानी और काम की है। हो सकता है इसे हमारी किस्मत बदल जाए। क्या तुम पागल हो गए हो? फिर से साधु बाबा की बातों में आ गए। अगर इस माला को नहीं बेचोगे तो हम खाएंगे क्या? हम भाग्यवान, तुम कह तो सही रही हो। घर में रुपए ही नहीं आएंगे तो हम खाएंगे क्या? आज तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया है, और जिस तरह से लोगों ने मुझे मारा है, लगता नहीं है कि मैं कुछ दिन तक मटके बेचने जा पाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अभी इसे बेचने जाता हूँ। माला अच्छे से देखकर सुनार लखन से कहता है, मैं तुम्हें इस माला के 50,000 दे सकता हूँ। 50,000 सुनते ही लखन के होश उड़ जाते हैं। 50,000? ठीक है, आप ये माला रख लीजिए और मुझे 50,000 दे दीजिए। लखन तुरंत वह माला सुनार को दे देता है और बदले में 50,000 रुपए लेकर घर आ जाता है। हाँ देखो भाग्यवान, कितने सारे रुपए हैं। सोनार ने शुद्ध 50,000 रुपए दिए हैं माला के बदले मुझे। देखा, अब जाकर हमारा कुछ भला हुआ ना। अब हम कुछ अच्छे से जी पाएंगे। इतने पैसे में तो हम साल भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। एक साथ आपको 50,000 मिल गए। अजी, हमारे तो भाग्य खुल गए। ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और लगभग 4 महीने बीतने के बाद एक दिन सरला को फिर से चिंता होती है।
अजी मैं सोच रही थी, एक समय में तो ये पैसे खत्म हो ही जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? सरला तुम बात तो सही कह रही हो। इससे पहले कि ये पैसा खत्म हो जाए, क्यों ना हम इन पैसों का इस्तेमाल सही जगह पर कर ले। वो तो ठीक है जी, लेकिन हम करेंगे क्या? मैं एक काम करता हूं, अब से सारे पैसे हम अपनी बेटी के भविष्य के लिए रख लेते हैं और कल से फिर से मैं मटके बेचने का काम शुरू कर देता हूं। मतलब हमें फिर से वही गरीबी वाली जिंदगी जीना पड़ेगा? अजी आपसे तो ज्यादा उम्मीद लगाना ही गलत है। अरे भाग्यवान, तुम समझो तो। जाइए जाइए, वो तो साधु बाबा की माला मिल गई, तभी हमारी जिंदगी कुछ महीने अच्छे से कट गई, वरना आपकी वजह से तो हमें उसी गरीबी में जीना पड़ता। पत्नी के ताने सुनाने के बावजूद लखन अगले दिन से मटके बेचना शुरू कर देता है और एक दिन रास्ते में फिर से वही साधु बाबा लखन को मिलते हैं। नमस्ते साधु बाबा, कैसे हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूं, और बताओ मेरी माला कीमती निकली या नहीं? अरे बाबा, वह माला तो बहुत कीमती निकली और मैंने उसे बेच भी दिया। हे भगवान, मूर्ख, क्या तुमने वह माला बेच दी? क्यों, क्या हुआ बाबा? अरे मूर्ख, वो बहुत कीमती माला थी। तुम उस माला के दम पर कोई भी काम शुरू कर सकते थे और वह काम तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाता। इसलिए मैंने तुम्हें वह माला देते हुए कहा था कि इस माला को हमेशा तुम अपना पास रखना। लेकिन बाबा, आपने तो कहा था कि यह माला बहुत पुरानी है। हाँ, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि यह माला तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या मुझे वह माला फिर से मिल सकती है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जहां तुमने वह माला बेची है उससे जाकर पूछो। लखन उसे सुनार के पास जाता है जिसके पास उसने माला बेची थी और वहां पहुंचकर चौंक जाता है, क्योंकि जहां उसने माला भेजी थी वहां सुनार ने अपना एक बड़ा सा शोरूम खोल लिया था। ये क्या हो गया? अभी तो यहाँ एक छोटी सी दुकान थी। कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया जो इस सुनार ने इतना बड़ा शोरूम खोल लिया? लखन को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उसी चमत्कारी माला के कारण हुआ है। लखन तुरंत सुनार के पास जाता है। वो माला जो मैंने आपको बेची थी वो मुझे वापस चाहिए। क्या वह माला तुम्हें वापस चाहिए? लेकिन वो माला मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। उस माला के आते ही मुझे एक बहुत बड़ा 10 लाख का सोने के हार का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसने मुझे बहुत फायदा हुआ। उसके बाद मुझे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, जिससे मैंने जल्दी ही एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। अब तो वो माला मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन वो माला मैंने आपको दी थी, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। वो माला तुमने मुझे दी नहीं, बेची थी। उसके बदले मैंने तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दिए थे। माला से आपका जीवन बदल गया, लेकिन मैं वही का वही रह गया, जबकि वो माला मेरे ही पास थी और मैंने ही आपको दी थी। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे वो माला दी थी और उस माला की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ पर काम पर रख सकता हूँ। बस काम अच्छे से करना इसे। ठीक है। लखन निराश होकर अपने घर लौट जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब सरला उसे कहती है, अब जो हो गया उसे भूल जाओ, हम कर भी क्या सकते हैं? आपको सुनार जो काम दे रहा है वही काम कर लीजिए। कम से कम आपके पास एक अच्छा काम तो होगा। अभी हमारे पास 25,000 बचे हैं, तो हम उनसे अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ सरला, तुम ठीक कह रही हो। अभी मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। मुझे दिमाग से कम लेना चाहिए था। मैंने जल्दीबाजी में सब गड़बड़ कर दिया। मैंने थोड़ी समझदारी से काम लिया होता तो सब कुछ कितना अच्छा होता। लेकिन अब मैं गलती नहीं करूंगा। मुझे यह काम मिल रहा है तो मैं ये नहीं छोड़ूंगा और खूब मेहनत से काम करके तुम लोगों को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश करूंगा